हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर भी है। इसको हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। एनसीईआरटी से सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर का। कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं नीट के PYQs, वो हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे और जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब कुछ हम कंप्लीट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो केमिकल काइनेटिक्स की आज इस वीडियो में हम समझेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इन सभी टॉपिक से रिलेटेड PYQs कैसे सॉल्व करते हैं वो सब हम समझेंगे। रेट ऑफ द रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन, केमिकल काइनेटिक्स हमें पढ़ना क्यों होता है, सब जो है केमिकल काइनेटिक्स के इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम समझने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट विद द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज केमिकल। करते हैं विद द चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। चलो सबसे पहले समझते हैं केमिकल काइनेटिक्स को। देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्टेंट क्या देते हैं, हमें प्रोडक्ट देते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है। अब कोई भी केमिस्ट है, सपोज कोई भी केमिस्ट है, उसको ये केमिकल रिएक्शन होती हुई दिखगी, तो इस केमिस्ट के मन में 3 क्वेश्चन अराइज होंगे। वो क्वेश्चन क्या क्या अराइज होंगे? क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। सबसे पहले तो वो ये समझना चाहेगा, कोई भी केमिस्ट, सपोज आप कोई केमिस्ट हो, तो ये रिएक्शन देख करके सबसे पहले आप ये समझोगे कि क्या ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, हो सकती है या नहीं है। उसके लिए आपको किसकी नॉलेज होनी चाहिए? थर्मोडायनेमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स आपका क्लास 11th में आता है, ये चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपको पता ही है डेल्टा G मस्ट बी लेस देन 0 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। जिस भी रिएक्शन का डेल्टा G लेस देन 0 होगा एट दिस कंडीशन, वो रिएक्शन फिजिबल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो उसके माइंड में क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा? एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन को वो किससे समझ सकता है? इक्विलिब्रियम। अगर उस केमिस्ट के पास इक्विलिब्रियम की नॉलेज है, जो कि क्लास 11th में चैप्टर आता है, इक्विलिब्रियम की नॉलेज है, तो उसे एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन पता लग जाएगा, ठीक है, कि रिएक्शन इतने टाइम तक, मतलब रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम को अटेन कर पाएगी, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। तो उसके लिए उसे इक्विलिब्रियम की नॉलेज चाहिए। जो तीसरी चीज है केमिस्ट को जानने के लिए जो एक्साइटमेंट होगी, वो होगी स्पीड ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन किस स्पीड से चल रही है। अब इन दोनों के लिए तो आपको क्लास 11th का ये पढ़ना पड़ेगा, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, इस केमिस्ट को ये नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन स्पीड ऑफ रिएक्शन को जानने के लिए आप जो चैप्टर पढ़ते हो वो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। दिस चैप्टर इज केमिकल काइनेटिक्स। मतलब कोई भी रिएक्शन ये कितनी स्पीड से हो रही है, इसको जानने के लिए आप जो चैप्टर पढ़ते हो वो क्या है? केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है? टाइम टेकन बाय रिएक्शन टू रीच इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम रीच करने के लिए एक रिएक्शन, ये रिएक्शन कितना टाइम ले रही है, उसको हम क्या कहते हैं? स्पीड ऑफ द रिएक्शन, जो कि हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जैसे सिंपल सा अगर हम एग्जांपल ले, डेली रूटीन एग्जांपल अगर आप लें, कि मैं आपसे सपोज यूं कहूं कि ये खाना जो है ये कब, कितने दिन में स्पॉइल हो जाएगा, कितने टाइम में ये स्पॉइल हो जाएगा, ये बताओ मेरे को, ठीक है। या फिर अगर आप ऑटोमोबाइल जैसे स्कूटी, बाइक वगैरह ये सब कुछ चलाते हो, है ना, तो ऑटोमोबाइल जो है इसके अंदर जो फ्यूल है वो कितने टाइम में बर्न होने लगेगा। तो इन सब के क्वेश्चंस जो हैं आपको चैप्टर जो दे सकता है आंसर, वो है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। कि भाई खाना कितनी जल्दी स्पॉइल हो जाएगा,
या फिर अगर हम, ये तो हम डेली रूटीन एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द डेली रूटीन एग्जाम्पल कि खाना कितनी जल्दी स्पॉइल हो जाएगा, 2 दिन का बना कितनी जल्दी खाना खराब हो जाएगा, या फिर जो आप ऑटोमोबाइल, कार, व्हीकल, आप जो भी यूज़ करते हो, स्कूटी, बाइक, जो ऑटोमोबाइल यूज़ कर रहे हो उसके अंदर जो फ्यूल है वो किस रेट पे बर्न होगा, ये बताओ। ठीक है, तो ये आप किसके बेसिस पे बता सकते हो? इफ़ यू हैव अ नॉलेज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। समझ में आ गया आपको केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना? केमिस्ट के लिए तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई रिएक्शन की स्पीड अगर आपको बतानी है, रेट ऑफ द रिएक्शन बताना है, तो आप किसको चूज करोगे? केमिकल काइनेटिक्स को चूज करोगे। इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो अब आपको इतना पता लग गया है कि केमिकल काइनेटिक्स आपको पढ़ना क्यों है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो ये क्या बताता है? ये आपको जनरली बताता है, टेल्स रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन किस रेट पर होगी उसको बताता है। ठीक है, तो हमें इसमें बहुत सी चीजें पढ़नी होती है, जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन, या फिर रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो आप पढ़ोगे। रेट ऑफ द रिएक्शन को कैसे निकालते हैं, कौन कौन सी कंडीशन पे रेट ऑल्टर किया जा सकता है, कंडीशंस बाय विच रेट ऑफ द रिएक्शन कैन बी ऑल्टर्ड। ठीक है, बहुत सी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी इस चैप्टर के अंदर, जो हम यहाँ पर वीडियोस अपलोड होगी, पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। जिस भी टॉपिक के पीवाईक्यूज होते हैं, जो हम टॉपिक करेंगे, उन सब के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। कोई भी टॉपिक हम लीव नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि आपको पता ही है, तो हम सब कुछ इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आई गेस आपको पता लग गया है केमिकल काइनेटिक्स के यूज़ के बारे में, उसकी इस चैप्टर की सिग्निफिकेंस के बारे में। तो अब जो है हम थोड़ा सा रिएक्शंस पर चलते हैं। देखो, रिएक्शंस की बात की जाए तो रिएक्शंस मेनली 3 टाइप की होती हैं, अगर हम स्पीड के बेसिस पे जज करेंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, जो कि रेट ऑफ द रिएक्शन या स्पीड से बात करता है। तो हम यहाँ पर स्पीड के बेसिस पे रिएक्शन को क्लासिफाई करते हैं। रिएक्शन जो होती हैं वो एक होती है फास्ट रिएक्शन, बहुत जल्दी हो जाती है। एक होती है स्लो रिएक्शन, बहुत धीरे होती है। एक होती है मॉडरेट रिएक्शन, जो कि मॉडरेट रेट पे एक पर्टिकुलर, मतलब ठीक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर चलती रहती है। अब अगर फास्ट रिएक्शन की बात करोगे तो ये इतने सेकंड 10⁻⁻14 से लेकर के 10⁻⁻16 सेकंड पर, इतने सेकंड पर खत्म हो जाती है। जैसे कि अगर आपने एसिड लिया, बेस के साथ रिएक्ट करवाया, क्या बनेगा? NaCl वाटर। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, इतने सेकंड्स के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगी, पता भी नहीं, आपने बस रिएक्टेंट को मिक्स किया, प्रोडक्ट बन गया, इतनी जल्दी हो जाती है। स्लो रिएक्शन के अंदर जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन है ना, लोहे पर जंग लगना, है ना। अब रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाती है, तो आप ऐसे तो है नहीं एक दिन के अंदर आपने कोई आयरन की रोड सपोज आपके पास थी और आपने उसे एयर दिया, मॉइस्चर दिया, है ना, बारिश में रख दिया और एक दिन के अंदर अंदर उस पर जंग लग जाएगा, नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे स्लो प्रोसेस का, स्लो रिएक्शन का, इसको रब कर दूं। अब स्लो रिएक्शन का अगर एग्जाम्पल देंगे तो आपके पास हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है ना, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो आप क्या करो, आप कैटलिस्ट नहीं लो, आप वाटर बनाने लग जाओ, क्या वाटर बन जाएगा? बहुत ज़्यादा स्लो स्टेप है। अगर आप इस रिएक्शन को करवाओगे ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर करवा दो, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, कोई कैटलिस्ट का यूज़ नहीं करना, तो ये जो रिएक्शन हो जाएगी बहुत स्लो रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो फास्ट रिएक्शन के रेट को मेजर करना बहुत मुश्किल है, तो हम इन रिएक्शंस के रेट की बात जनरली नहीं करते हैं। और जो फास्ट रिएक्शन होती है वो आयनिक रिएक्शंस होती हैं, दीज आर आयनिक रिएक्शंस।
तो जनरली हम फास्ट रिएक्शन के रेट की बात नहीं करते हैं। स्लो रिएक्शन की बात करें तो स्लो बहुत स्लो होती रहेंगी, पता नहीं मतलब कब जाकर के ये कंप्लीट हो, है ना। तो इसके भी रेट की बात हम जनरली नहीं कर पाते क्योंकि बहुत स्लो चल रही है ना। लेकिन हाँ, मॉडरेट जो रिएक्शंस होती हैं उनके रेट को मेजर हम कर सकते हैं, और हम जनरली केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में यही रिएक्शंस लेकर के चलते हैं, मॉडरेट वाली। ठीक है, जिनका रेट जो है, जिनका रेट हम मेजर कर सकते हैं, बहुत आसानी से रेट इनका मेजर किया जा सकता है। जैसे कि आपका ये पेरोक्साइड है, ये वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा, बैलेंस होगी क्या? नाउ आई गेस दिस इज कंप्लीटली बैलेंस, है ना। ठीक है, तो ये जैसे है इस रिएक्शन का, अब ये मॉडरेट रिएक्शन होती है, मॉडरेट रेट पर चलती है, तो आप आसानी से इसका रेट मेजर कर सकते हो। और जो मॉडरेट रिएक्शन होती है ना, जितनी भी मोलिकुलर रिएक्शंस होती हैं वो मॉडरेट रेट पर चलती हैं। मोलिकुलर रिएक्शंस जो होती हैं वो मॉडरेट रेट पर चलती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे इन तीनों में से आप किसका रेट मेजर कर सकते हो, तो आप मॉडरेट रिएक्शन का रेट मेजर कर सकते हो। इनका क्यों नहीं कर सकते? बहुत फास्ट है, पता भी नहीं चलेगा कब हो जाएंगी, डायरेक्ट आपको बस इनको मिक्स करना है रिएक्टेंट को, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं, इसलिए हम इनका रेट मेजर नहीं कर सकते। मॉडरेट का रेट आप जनरली मेजर कर सकते हो। इतना समझ में आया? ओके, तो केमिकल काइनेटिक्स में आपको पता लग गया है, जनरली स्पीड की बात चलने वाली है, रेट की बात होने वाली है यहाँ पर रिएक्शन के, है ना। काइनेटिक्स का वैसे मतलब बताओ जल्दी से, काइनेटिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है? काइनेटिक्स वर्ड का मतलब बताना क्या होता है? काइनेटिक्स वर्ड का मतलब होता है मूवमेंट। मूवमेंट सिंपल भाषा में अगर बात की जाए तो आप यहाँ से अपने घर से निकले हो, कोई भी कहीं पर भी, सपोज आपको मार्केट जाना है और आप यहाँ पर खड़े हो, अपने घर से निकले हो आप, तो आप सपोज 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो। वैसे तो बहुत ट्रैफिक होता है पर स्टिल हम कंसीडर कर लेते हैं। तो आप बताओ कितने डिस्टेंस आप कवर करोगे 10 मिनट के अंदर? डिस्टेंस आप कवर करोगे 10 मिनट के अंदर। यही है काइनेटिक्स, है ना, कि आप अपने घर से निकले थे मार्केट जाने के लिए 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सपोज आप अपना कार चला रहे हो, 10 मिनट के अंदर आप कितना डिस्टेंस कवर कर पाओगे? ऐसे ही क्वेश्चंस को हम आंसर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक्स। ठीक है, चलो ये तो मैथ्स हो गया, हमें मैथ्स तो अभी पढ़ना नहीं है, ठीक है, केमिस्ट्री के टर्म्स में, इसीलिए यहाँ पर बात की गई है केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स वर्ड का मतलब मूवमेंट होता है। बहुत से फिजिक्स के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिकल काइनेटिक्स आप जनरली उस चीज़ से रिलेट करो। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल, आपको ये बात पता है कि डायमंड को आप ग्रेफाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने आपको ये बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन कि ये जो कन्वर्जन है ये फिजिबल है, ये हो सकती है। ठीक है, ये किसके बेसिस पे बताया मैंने आपको? मेरे को थर्मोडायनेमिक्स की नॉलेज थी, तो मैंने इस बेसिस पे आपको ये बता दिया कि आप जो है डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन असलियत में बात की जाए तो ये इतना स्लो प्रोसेस होता है, इतना ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है कि आप ये चेंज देख ही नहीं पाओगे कि क्या डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, ये सारे दोनों चैप्टर इम्पोर्टेंट है केमिस्ट के लिए, उसी तरीके से केमिकल काइनेटिक्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो चलो अब हमने इसका यूज़, इसका सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस सब कुछ समझ लिया है। अब हम जनरली बात करने वाले हैं इसकी डेप्थ में, अब हम इसको डीपली स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, पहले तो हम चलो ऊपर ऊपर से एग्जांपल्स ले रहे थे सो दैट आपको फील आए कि केमिकल काइनेटिक्स हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम इसकी बिल्कुल डीपली बात करने वाले हैं। तो अब आप जो भी काम कर रहे हो, जहाँ पर भी आपका माइंड था, अब आपको पूरा माइंडफुलनेस यहाँ पर होनी चाहिए जो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो चलो देखो, जनरली केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या देते हैं? प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है,
अब अगर रिएक्शन प्रोसीड करती रहती है, ये रिएक्शन मैं ऐसे लिखती हूँ, ठीक है, मैं ऐसे डायरेक्ट लिख देती हूँ सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो रिएक्टेंट की जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होने लगेगी और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होने लगेगा, है ना। क्या होने लगेगा? रिएक्टेंट, जब रिएक्शन प्रोसीड हो रही है तो रिएक्टेंट क्या दे रहे हैं? प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो रिएक्टेंट की अमाउंट कम होने लगेगी, प्रोडक्ट की अमाउंट ज़्यादा होने लगेगी जब रिएक्शन प्रोसीड कर रही है ना। और एक किसके बेसिस पे बता रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू टाइम के बेसिस पे बता रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के बेसिस पे बता रहे हैं। यही क्या होता है? यही होता है रेट ऑफ रिएक्शन। दिस इज योर रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब होता है? रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। इतने टाइम के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट या प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आया आपको? तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि आपके जो रिएक्टेंट है या जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है इतने टाइम के अंदर। लिखोगे कैसे इसको? रेट ऑफ द रिएक्शन ऐसे लिख दूं मैं, रेट ऑफ द रिएक्शन यही है, ठीक है। ROR रेट ऑफ द रिएक्शन ही कंसीडर करना है ना, वरना बहुत टाइम कंज्यूम होगा बार बार, क्योंकि लिखना पड़ेगा, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में रेट ही पढ़ते हैं, इसको ही बार बार लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म ROR लिख दिया। क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। आई गेस आपको इतना क्लियर है, इतना समझ में आया आपको? ओके। वैसे एट व्हाट टाइम यू आर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, क्योंकि मैं तो अभी टाइम हो रहा है, वेट मैं चेक करके बताती हूँ, 5:30, शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अपलोड ऑफ कोर्स टाइम लगेगा अपलोड करने में, ठीक है। तो जब भी आप देख रहे हैं बस माइंड यहाँ पर रखना, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो चलो, तो अब रेट ऑफ द रिएक्शन तो आपको समझ में आ गया कैसे आपको लिखना होता है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रिएक्टेंट, जैसे कि हमने देखा था कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है तो रिएक्टेंट की अमाउंट डिक्रीज करती है। इस वजह से हम यहाँ पर माइनस का साइन यूज करते हैं। यहाँ पर माइनस का साइन क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि रिएक्शन प्रोसीड हो रही है तो रिएक्टेंट कम हो रहा है, तो माइनस का साइन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। यहाँ पर प्लस का साइन क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की अमाउंट इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे रिएक्शन चल रही है। इज इट क्लियर? ओके। तो एक बात ये है, अब इसको लिखना कैसे? आप पूरा ऐसे सेंटेंस वाइज नहीं लिखोगे। देखो, माइनस का साइन लगाओगे, माइनस का साइन लगाए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज है, चेंज का मतलब आप यहां पर डेल्टा यूज करोगे। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब ऐसे, ये क्या होता है? दिस इज द साइन फॉर मोलर कंसंट्रेशन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मोलर कंसंट्रेशन। मोलर का मतलब बताओ जल्दी से। मोलारिटी, फास्ट। मोलारिटी का मतलब होता है मोल पर लीटर। मोलर कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है। तो चेंज मतलब डेल्टा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये लिखा, डिवाइड बाय में टाइम इंटरवल मतलब डेल्टा टी, ठीक है। सिमिलरली इज इक्वल्स टू, चेंज है डेल्टा इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय में टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो ये क्या होता है? आप इस तरीके से रेट ऑफ द रिएक्शन को लिख सकते हो।
आई गेस दिख नहीं रहा, थोड़ा इसको मेरे को ऊपर लिखना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा अब ठीक है ना, अब ठीक है, क्लियर इतना? ओके, इतना आपको समझ में आया? अब अगर सपोज मैं आपसे यूनिट पूछूं कि यूनिट क्या होती है, यूनिट बताओ जल्दी से, रेट ऑफ द रिएक्शन की यूनिट बताओ। बता सकते हो, आपको बिल्कुल पता है, बेशक से आपने पूरा चैप्टर अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको यूनिट का पता है। ऊपर क्या है, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन कौन सी लिया, मोलर कंसंट्रेशन है ना, ये ब्रैकेट आपको दिख रहा है ना, ब्रैकेट का क्या मतलब है, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर का मतलब मोल पर लीटर डिवाइड बाय में, नीचे क्या है टाइम, टाइम आप सेकंड्स में ले रहे हो, मिनट में ले रहे हो, आवर में ले रहे हो, किसी में भी ले रहे हो, जनरली जो आपकी यूनिट बनती है वो ये होती है मोल पर लीटर पर सेकंड। इसको आप कैसे लिख सकते हो, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो जाती है, यूनिट। एक और बात, अगर सपोज आपके ये जो रिएक्टेंट है ये भी गैसियस फॉर्म में है, कोई गैस है, ये क्या है, कोई गैस है, और ये प्रोडक्ट भी कोई ना कोई गैस है, तो फिर आप मोलर कंसंट्रेशन नहीं लोगे, देन यू विल नॉट टेक मोलर कंसंट्रेशन। फिर आप किसके अंदर रिप्रेजेंट करोगे, पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में रिप्रेजेंट करोगे। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में। मतलब अगर ये दोनों रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में है तो आप कैसे लिखोगे इसको, माइनस डेल्टा पी, पार्शियल प्रेशर मतलब माइनस डेल्टा पी, ठीक है, माइनस डेल्टा पी डिवाइड बाय में डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर। अगर आपका गैसियस फॉर्म में रिएक्टेंट गिवन है, गैसियस फॉर्म में प्रोडक्ट गिवन है, तो आप पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में रेट ऑफ द रिएक्शन लिखोगे। समझ में आ गई आपको बात, ठीक है, ओके। तो इतना आपको समझ में आ गया, आपने बहुत सी अच्छी चीजें सीख ली है। तो अब इसको रब करते हैं, इतना आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छा है। मतलब आप बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट केमिकल काइनेटिक्स समझ चुके हो। ओके, सो नाउ अब बात करते हैं किसकी, ये एक बार लिखना, कोई भी रिएक्टेंट है इज गिविंग प्रोडक्ट, ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है। अब रेट ऑफ द रिएक्शन लिख के दिखाओ, कैसे लिखोगे, रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, माइनस, सबसे पहले माइनस का साइन आएगा जब आप रिएक्टेंट ले रहे हो, माइनस क्या लिखोगे, ये वाला साइन लगाओगे, मोलर कंसंट्रेशन लोगे या फिर पार्शियल प्रेशर लोगे, जल्दी से बताओ। आप लोगे पार्शियल प्रेशर, डेल्टा पी डिवाइड बाय में, सपोज ये प्रोडक्ट है ऐसे, ठीक है, डिवाइड बाय में डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, उसके बाद ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आएगी प्लस में इसका क्या आएगा, डेल्टा पी पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय में डेल्टा टी। ये क्या है, वेयर दीज आर पार्शियल प्रेशर, चेंज इन पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसियस फॉर्म में होंगे तो आपको यहाँ पर क्या लेना है, आपको यहाँ पर पार्शियल प्रेशर लेना है, कंसंट्रेशन नहीं लेनी, ठीक है। ये पार्शियल प्रेशर किसका लोगे आप, चेंज इन पार्शियल प्रेशर, ये इंफॉर्मेशन होगी आपकी रिएक्टेंट की और ये इंफॉर्मेशन होगी आपकी प्रोडक्ट की। अब समझ में आ गया। अब जल्दी से इसकी मेरे को यूनिट बता दो, जल्दी से यूनिट। ऊपर क्या है, पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर की यूनिट क्या हो सकती है, बार हो सकती है या फिर एटीएम हो सकती है, और नीचे क्या है, टाइम है, सेकंड्स ले लो, मिनट ले लो, आवर ले लो, जो भी है, मतलब इन शॉर्ट ये आपकी यूनिट रहेगी। अच्छा, ग्राफ प्लॉट करना एक बार, अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, तो सबसे पहले रिएक्टेंट का देखते हैं। देखो, आप सब कुछ भूल जाओ, बस ये एक इक्वेशन देखो, एक केमिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट इज गिविंग यू प्रोडक्ट। अपने माइंड में सोचो, आप अपने माइंड में सोचोगे रिएक्टेंट इज गिविंग यू प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट था, पहले आपके पास बहुत सारा रिएक्टेंट है ना, पहले आपके पास बहुत सारा रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट तो होगा। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रही है तो
रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, ये डिक्रीज कर रहे हैं, ये ऐसे डिक्रीज कर गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिस इज रिप्रेजेंटिंग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। और प्रोडक्ट क्या हो रहा है, पहले तो प्रोडक्ट जीरो था, पहले तो प्रोडक्ट बना ही नहीं था, है ना, पहले जीरो था तो यहाँ पे था, अब प्रोडक्ट क्या बन रहा है, जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ रही है, आगे की तरफ प्रोसीड कर रही है, तो प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बनना स्टार्ट हो रहा है, प्रोडक्ट बनते बनते ऐसे। तो ये क्या हो जाता है आपकी प्रोडक्ट। मतलब आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि जो टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है। इज इट क्लियर? ओके। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं और क्या स्टडी करते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन। अब आप सोचोगे अभी ये रेट ऑफ द रिएक्शन ही तो था। एक्चुअली रेट ऑफ द रिएक्शन दो टाइप के होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जो होते हैं जनरली वो दो टाइप के होते हैं। अभी जो आपने पढ़ा है वो एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन है, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। दोनों को स्टडी करते हैं। तो देखो अब समझते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में। दो टाइप के, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज रेट जो आप पढ़ चुके हो, देखो एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो मैंने ये लिख दी है कि ओवर सर्टेन मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग रिएक्शन। मतलब किसी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अगर आपको किसी रिएक्शन का रेट मेजर करना है तो दैट विल बी एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ द, जैसे कि अगर मैं आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल समझाऊं, मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप घर से निकले और आप मार्केट जा रहे हो, ठीक है, और आपने 10 मिनट और ये 80 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो मैं सपोज आपसे कहूं कि आप यहाँ पर 1 मिनट पे कहाँ पर हो, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो बताओ आप कहाँ पर हो, कितना डिस्टेंस कवर किया, क्या स्पीड थी आपकी, तो वो क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रेट ऑफ द रिएक्शन। एक पर्टिकुलर मूवमेंट की उसी समय पे बताना रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, या इसके केस में कितना डिस्टेंस कवर किया या कुछ भी। एक इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, एक उसी मूवमेंट, एक पर्टिकुलर मूवमेंट पर बताना। रेट ऑफ द रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे रेट ऑफ द रिएक्शन बताना, उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। पहले एवरेज रेट जो आप समझ चुके हो, कोई भी सपोज रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट दे रहा है, तो क्या होगा, रेट एवरेज। कैसे निकालोगे जल्दी से, अब आपको पता है, सबसे पहले माइनस का साइन, है ना। सबसे पहले माइनस का साइन क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो माइनस का साइन। चेंज इन, चेंज का मतलब डेल्टा इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय में टाइम इंटरवल इज इक्वल्स टू प्लस का साइन क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय में टाइम इंटरवल, ये क्या हो जाता है आपका, रेट एवरेज हो जाएगा। अब अगर मैं आपको इसी रिएक्शन के लिए कहूं कि इसी रिएक्शन के लिए मेरे को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन बताओ, तो एक्चुअली होता क्या है, अगर आप एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन को बहुत स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल पे स्टडी करते हो, स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल मतलब यहाँ पे डेल्टा टी को आप बिल्कुल जीरो के इक्वल कंसीडर कर लो। ये जो डेल्टा टी देख रहे हो ना, डेल्टा टी अगर आप बिल्कुल जीरो के इक्वल अप्रोक्सीमेट कर लो तो आपका क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट आ जाएगा, है ना। और आपको पता है जब बिल्कुल डेल्टा टी मतलब यहाँ पे जो इसमें होता है डिवाइड में अप्रोक्सीमेटली जीरो के इक्वल आता है, तो लिमिट लेनी पड़ती है, डिफरेंशियल इंटीग्रल्स या आपने सॉल्व किए होंगे मैथ्स फिजिक्स में, है ना। तो लिमिट लेनी पड़ेगी, तो लिमिट किसकी लोगे, एवरेज रेट की लिमिट ले लोगे, है ना। तो ये क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा टी, एवरेज रेट क्या है यहाँ पर, ये माइनस डेल्टा, एक तो ये हो गया, ठीक है। और अगर आप इसी चीज को प्रोडक्ट के केस में लिखना चाहते हो तो ये प्रोडक्ट के केस में हो जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट के केस में हो गया, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन जब एवरेज रेट को आप बहुत स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल पे मेजर करो, क्या है dt, मतलब dt के उसमें, dt क्या है, dt का मतलब जब डेल्टा t ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट लेनी पड़ेगी एवरेज रेट की। एवरेज रेट क्या था, ये इसकी लिमिट लगा दो,
इसकी लिमिट लगा दो। लेकिन क्या अब आप ऐसे लिमिट लिख करके सॉल्व करोगे? नहीं, ये किसके इक्वल हो जाएगा? आपको लिखना होता है dt की टर्म्स में, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका? माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय में dt। ये किसके इक्वल हो जाएगा? d कंसंट्रेशन ऑफ b डिवाइड बाय में dt। तो बस आपको ये नहीं लिखना, लिमिट के फॉर्म में आंसर सॉल्व नहीं करना, आपको बस ये लिखना होता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने ये समझाया है, कैमरे में दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ी ऊपर लिख देती हूँ इसको। मैंने आपको ये समझाया है कि किस तरीके से ये आता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना। अब आपको ये चीज़ dA dt, अब आपको पता लग गया कि dt का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, एवरेज रेट निकालना हो तो यहाँ डेल्टा साइन यूज होगा, ठीक है। ट्राइंगल, डेल्टा मतलब ट्राइंगल वाला साइन यूज होगा। इंस्टेंटेनियस रेट निकालना हो तो d यूज होगा। और क्यों यूज होगा आपको रीजन पता लग गया है। इतना समझ में आया आपको? ठीक है। तो अब आपको ये लिमिट वाली चीज़ें जो है, जो हमने समझ ली है, अब आपको ये कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे इंस्टेंटेनियस रेट कोई पूछे तो इंस्टेंटेनियस रेट की इक्वेशन आप डायरेक्ट लिख दोगे। इंस्टेंटेनियस रेट विल बी इक्वल टू माइनस इज इक्वल्स टू, बस ये हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस रेट। इतना समझ में आया? ओके। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन आप कैसे मेजर कर सकते हो? स्लोप ऑफ टेंजेंट से। अब ये समझते हैं हम। तो अभी इन दोनों ग्राफ्स के अंदर हम बताएंगे एवरेज रेट भी और इंस्टेंटेनियस रेट भी। देखो, सबसे पहले ये आपको पता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पे वर्सेस टाइम का ग्राफ है। यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जीरो थी। उसके बाद जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होने लगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगी। यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो थी, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होने लगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी, ठीक है। सपोज ये R1 कंसंट्रेशन थी टाइम T1 पे, ये R2 कंसंट्रेशन है टाइम T2 पे, P1 कंसंट्रेशन टाइम T1 पे, P2 कंसंट्रेशन टाइम T2 पे। अब सपोज आपको क्या कैलकुलेट करना है? R एवरेज कैलकुलेट करना है। तो जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। आपको पता है माइनस में, माइनस का साइन क्यों? क्योंकि सबसे पहले रिएक्टेंट की लिखेंगे हम। क्या होगा? रिएक्टेंट का ही ग्राफ है ना, यहाँ प्रोडक्ट का तो लिख नहीं सकते, प्रोडक्ट के में हम यहाँ पे लिखेंगे। रिएक्टेंट का ग्राफ है, माइनस का साइन। चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय में टाइम इंटरवल। इतना समझ में आया? यहाँ पे प्रोडक्ट की लिखना, आर एवरेज ऑफ प्रोडक्ट प्लस आएगा क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है ना टाइम के साथ, प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय में टाइम इंटरवल। ये आपने बता दी दोनों की दोनों आर एवरेज रेट, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन बता दिया। अब सपोज मैं आपको कहूं इंस्टेंटेनियस रेट आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन? कैसे निकालोगे? आप लिख तो दोगे, आप लिख तो बिल्कुल आसानी से दोगे, आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है माइनस। मैंने आपको क्या कहा था? ये डेल्टा होता है, इसकी जगह डी लिख देना, बस डेल्टा की जगह डी लिख दिया। सिमिलरली आप यहाँ पर भी आर इंस्टेंटेनियस आसानी से निकाल सकते हो, डेल्टा की जगह डी, डेल्टा की जगह डी, ये आपका इंस्टेंटेनियस हो गया। पर आपको पता है ये आया कहाँ से, ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। देखो क्या होगा, मैंने आपको कहा था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन निकालते टाइम आप स्लोप ऑफ टेंजेंट देखोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये आपका कर्व है ना, कर्व है ये, इसके ऊपर आप क्या ड्रॉ करोगे? टेंजेंट ड्रॉ करोगे। टेंजेंट ड्रॉ करके आपको क्या निकालना है? इसका स्लोप निकालना है, ठीक है। ये क्या है? यहाँ पे क्या चल रहा है? ये क्या है? वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है, यहाँ हम क्या लिखेंगे? डी आर लिख देंगे। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, डी क्यों लिखा? क्योंकि बहुत स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल पे कंसंट्रेशन ले रहे हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या है? नीचे क्या चल रहा है? यहाँ पे टाइम चल रहा है ना, तो टाइम के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। तो इसका स्लोप जब आप निकालोगे, इसका स्लोप, तो दैट विल बी द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। समझ में? सिमिलरली ये आपका कर्व है, यहाँ पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करोगे? यहाँ पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, उसका क्या निकालोगे? आप स्लोप निकालोगे।
यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, यहाँ पे क्या आएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन dP, यहाँ पे क्या एक्स एक्सिस पे टाइम चल रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा dt। इस टेंजेंट का आप स्लोप निकालोगे तो दैट विल गिव द आर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। अच्छा, एक चीज आपको पता है, ये डेल्टा आर का क्या मतलब है? डेल्टा का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कि R2 माइनस में R1, कंसंट्रेशन ऑफ R2 माइनस R1। डेल्टा T का क्या मतलब है? डेल्टा T का मतलब T2 माइनस में T1। ठीक है, डेल्टा का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, R2 कंसंट्रेशन ऑफ R2 माइनस R1, मतलब टाइम 2 पे कंसंट्रेशन माइनस टाइम 1 पे कंसंट्रेशन। और डेल्टा T का क्या मतलब है? T2 माइनस में T1। सिमिलरली अगर यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाए तो आप यहाँ पर P2 माइनस में P1 करके अपने आंसर को सॉल्व करोगे। ठीक है, अब जितना भी थ्योरी पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब आप समझ चुके हो जो भी आपको समझना चाहिए था टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब हम जल्दी से जल्दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को उठाते रहेंगे, आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करते रहेंगे। अब जल्दी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका नीट 2019 में आया हुआ था, तो पहले इसको देखते हैं। आपको यहाँ पे एक रिएक्शन गिवन है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन आपको बताना है। अब आप पढ़ चुके हो, आसानी से बता सकते हो, आंसर लिखना स्टार्ट करो बस। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू, क्या होता है, माइनस का साइन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन। क्या डेल्टा लगाओगे? नहीं, डेल्टा तो नहीं लगाएंगे। जब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना होता है तो क्या लगाते हैं? डी लगाते हैं। ठीक है, तो डी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय में टाइम इंटरवल dt इज इक्वल्स टू, अब ये क्या है, अगेन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय में टाइम इंटरवल। अब होता क्या एक्चुअली, यहां पर तो 1 था तो 1 कुछ फर्क नहीं था स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहां पर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं आप इसको डिवाइड में ले जाओगे, जैसे ये 3 है ना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ये 3 डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट D ऑफ NH3 डिवाइड बाय में टाइम इंटरवल dt। और यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये डिवाइड में क्यों जा रहे हैं, है ना। सबसे पहले तो आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन को लिखना समझ गए। अभी मैं आपको इस कंफ्यूजन का आंसर आपका जो है वो दूर करेंगे हम आंसर दे करके। पहले आप ये समझो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे लिखना है। माइनस क्यों लगाया गया है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट की इंक्रीज होती है तो प्लस का साइन लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। डी क्यों लगाया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन में डी लिखते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय में टाइम इंटरवल, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय में टाइम इंटरवल। अब आपके कहने का मतलब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये जो कोफिशिएंट्स थे ये डिवाइड में क्यों चले गए, तो इस बात का आंसर हम यहाँ पे करते हैं। देखो कोई भी सपोज रिएक्शन है Hg प्लस में, यहाँ पर चलो क्लोरीन ही ले लो, ठीक है, ये रिएक्शन है, इसका रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन लिखो माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ डिवाइड बाय में टाइम इंटरवल, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय में टाइम इंटरवल, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय में टाइम इंटरवल। ये हो गया। यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो कि हम सबको इक्वल लिखते हैं, है ना, सबको इक्वल लिखते हैं हम। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ, दिख तो रहा है ना, नहीं बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है ना वो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस के इक्वल होता है।
रेट ऑफ अपीयरेंस के, है ना। जिस स्पीड से ये डिसअपीयर हो रहे हैं उतनी ही स्पीड से ये अपीयर हो रहा है। मतलब ये जो रिएक्टेंट कम हो रहे हैं ये कम होकर के डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जिस स्पीड से ये रिएक्टेंट कम हो रहे हैं उतनी ही स्पीड से वो प्रोडक्ट बन रहा है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस। ये रेट ऑफ रिएक्शन में होता है। अब सपोज मैं आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल दूं, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल समझें, सपोज हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं, दैट इज गिविंग यू हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन, ये है सपोज। अब इसके अंदर आपको क्या बताना है, रेट बताना है। तो अगेन सेम इक्वेशन अप्लाई होगी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस, है ना। तो ये क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू माइनस, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज कर रही है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय में टाइम इंटरवल, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय में टाइम इंटरवल, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय में टाइम इंटरवल। अब आपने एक चीज समझी, यहां पर 2 था, ये इक्वल नहीं है, दिस इज नॉट द रेट ऑफ द रिएक्शन, ये रेट ऑफ द रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है रेट ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि आप इक्वेशन को देखो, यहां पे रेट जो है ना कंजम्पशन का, यहां पर जो आपका रेट है, रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ HI, ये जितनी स्पीड से कंज्यूम हो रहा है, दिख नहीं रहा होगा, ये जितनी स्पीड से कंज्यूम हो रहा है ना वो 2 टाइम्स है जितने ये स्पीड से बन रहे हैं। तो मतलब रेट यहां पर जो आप इक्वल टू का साइन लगा रहे हो ना वो गलत है, बिकॉज यहां पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस 2 गुना है, 2 टाइम्स है इस केस में एज कंपेयर टू रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। और ये आपकी रेट ऑफ द रिएक्शन की इक्वेशन नहीं होगी। इसको इक्वल बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, इक्वल बनाना होता है, जिस रेट से ये कंज्यूम हो रहा है उसी रेट से ये बन रहा है। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस करने के लिए आप क्या करते हो, कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हो। यहाँ पे 2 है ना, यहाँ आप -1/2 कर दोगे। अब जो कोफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद ये आपका रेट ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा। समझ में आई आपको बात, ठीक है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस होता है, लेकिन जब यहाँ पर सारे 1 है, लेकिन अब क्या है, इक्वेशन के अंदर क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अलग अलग है। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हो। तो मैंने आपको यहाँ बहुत डिटेल में इसका रीजन बताया, मैं वैसे भी बता सकती थी कि भाई ऐसे कर लेते हैं, लेकिन यू मस्ट नो द रीजन कि हम ऐसा करते क्यों हैं। तो आपने 2019 का क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व किया, बहुत ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। अब आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जो कि नीट 2009 में आया हुआ था। अगेन एक रिएक्शन गिवन है, डी का मतलब समझ में आ गया, इंस्टेंटेनियस रेट गिवन है, इंस्टेंटेनियस रेट आपको इसका निकालना है। भाई मेरे को तो एक चीज़ पता है, और वो क्या है, हमें एक चीज़ पता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल्स टू, लिखना स्टार्ट कर दो बस, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय में चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय में चेंज इन टाइम। अब यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, डिवाइड -1/3 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड में चला जाएगा, इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय में टाइम इंटरवल। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, दैट विल गो इन डिवाइड। समझ में आ गया, ओके। किसकी वैल्यू गिवन है, DNH3 डिवाइड बाय में DT, इसकी आपको वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है। क्या वैल्यू गिवन है, ये, इसको रब करके लिख दें, इसको रब किया, यहाँ पर क्या लिख दिया, 2 × 10⁻⁻⁴। क्या निकालना है, निकालना आपको ये है, निकालना आपको ये है। क्या है, ये दोनों तो बिल्कुल इक्वल है। बच गया 3 को क्या करो, वहाँ जा कर के मल्टीप्लाई में ले जाओ, ये 3 डिवाइड में था ना, ये आप मल्टीप्लाई में ले जाओगे, तो ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, -DH2 डिवाइड बाय में DT, ये जो भी आप सॉल्व करोगे, सॉल्व तो क्या ही है, 3 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड विल बी द आंसर। इतना ईजीएस्ट क्वेश्चन आया हुआ था 2009 में। समझ में आया आपको, आपको कुछ नहीं पता चल रहा, आप मेरे को देखो,
हमने अब तक जितना पढ़ा है उसको अप्लाई करो। यहाँ डी लिखा है, डी का मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। जो वैल्यू गिवन थी उसको हटाया, रब किया, वहाँ पे वैल्यू लिख दी। ये निकालना था, ये निकाला, लेकिन 3 यहाँ पे था तो 3 वहाँ पे मल्टीप्लाई में चला गया, डिवाइड में था वहाँ मल्टीप्लाई में चला गया, आंसर आ गया। इसी तरीके से हम बहुत ही ईजिली अलग अलग PYQs इस टॉपिक से रिलेटेड आसानी से आप सॉल्व करोगे। आपने सब कुछ पढ़ लिया है विद रीज़न। अब हम ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नीट 2009, एक इक्वेशन आपको गिवन है, आपको बताना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन, मतलब अपीयरेंस का मतलब बन रहा होगा, क्या है, ब्रोमीन है, इसको हमने मार्क कर लिया, इज रिलेटेड टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस का मतलब जो कम हो रहा होगा, डिसअपीयर हो रहा होगा, मतलब रिएक्टेंट होगा। कहाँ है ये, इनके रेट आपस में कैसे रिलेटेड है। इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या लिखो, रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन लिख लो, वो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आराम से लिख सकते हो। हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन लिखते हैं, दैट विल बी इक्वल टू माइनस में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय में टाइम इंटरवल, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय में टाइम इंटरवल। यहाँ 5 है, भूलना मत, क्या लगाएंगे, डिवाइड में चला जाएगा कोफिशिएंट, इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय में टाइम इंटरवल, यहाँ कोफिशिएंट है, डिवाइड में चला जाएगा, इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय में टाइम इंटरवल, कोफिशिएंट है, डिवाइड में चला जाएगा, इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय में टाइम इंटरवल, कोफिशिएंट है, डिवाइड में चला जाएगा। ये हमने इसका लिख लिया रेट, लेकिन हमें क्या बताना है, हमें बताना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन कहाँ है, ब्रोमीन कहाँ है, ब्रोमीन ये रहा, इज रिलेटेड टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Br नेगेटिव, ये रहा Br नेगेटिव। अब इसके अंदर आपको एक बात पता होनी चाहिए, वो क्या, कि आप इन सब को अब रब कर दो, क्योंकि आपको क्या चाहिए अपने आंसर में, यही चाहिए ना, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन। ये रहा अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन इज रिलेटेड टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, ये रहा Br नेगेटिव। तो अब आपको औरों की ज़रूरत नहीं है, सो रादर टू कॉम्प्लिकेट द थिंग्स हम इनको रब कर देते हैं। हमने ऐसे इनको रब कर दिया और ये किसके इक्वल आ गया, ये आपस में इक्वल है। अब अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस आप मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। आपको यहाँ 5 अच्छा नहीं लग रहा, आप यहाँ 5 को मल्टीप्लाई में ले जाओ, ये 5 ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये माइनस है, आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे ये 3, मतलब जैसे भी आपको गिवन हो आप उसी तरीके से अपने आंसर को मॉडिफाई करके लिख सकते हो जैसे आपके ऑप्शंस में गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा आपका टोटल आंसर, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रब कर देते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द 4th क्वेश्चन, और वो क्या है, नीट 2010 में आया हुआ है। एक इक्वेशन गिवन है आपको, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 गिवन है आपको, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ये बताना है। हमें तो क्या पता है, हमें तो इसका क्या निकालना आता है, हमें रेट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना आता है। तो रेट ऑफ द इंस्टेंटेनियस ही निकालते हैं, चलो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू, ये इक्वेशन है ना, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय में टाइम इंटरवल इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय में टाइम इंटरवल, ये 2 है, किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय में टाइम इंटरवल। ये इसको डिवाइड करोगे, मतलब ये डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। आगे ये आ गया हमारे पास रेट। अब आपको क्या गिवन है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। एक्चुअली होता क्या है, ये आप बात नोट करके कहीं पर भी लिख लेना कि रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में कोफिशिएंट नहीं लिखोगे, कोफिशिएंट नहीं होंगे, कोफिशिएंट नहीं लिखने आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस लिखते टाइम, ठीक है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2O5, N2O5 का है, N2O5 ये रहा,
डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 आपको गिवन है दिस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको माइनस डी N2O5 डिवाइड बाय में dt कितना गिवन है? ये 6.25 इंटू 10⁻⁻3। मैं अभी यूनिट नहीं लिख रही। आपको निकालना क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, ये निकालना है आपको, ये आपको गिवन है। तो आप क्या करो, इसकी जगह ये लिख दो, है ना, इसको रब किया हमने, क्या लिख दिया इसको? 6.25 इंटू 10⁻⁻3 लिख दिया। आपको क्या चाहिए? रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन चाहिए। तो इसका मतलब आपको क्या, ये कोफिशिएंट तो आना नहीं चाहिए। रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में कोफिशिएंट तो होते ही नहीं है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है? आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये कोफिशिएंट है, इसको क्या करो? मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका आंसर हो जाएगा किसका? फर्स्ट ऑप्शन का। ये जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 है ना, आपने रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 निकाल लिया। इसको सॉल्व करके जो भी आएगा, और इसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻2। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, इतना निकाल दिया। ओके, पर आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन का भी चाहिए आपको तो ऑक्सीजन का भी चाहिए। तो आप क्या करो, इसको सबसे पहले रब करो, दोबारा से रेट लिखो, डिवाइड बाय में dt इज इक्वल्स टू, डिवाइड बाय में dt इज इक्वल्स टू। अब आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन का भी रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है ना, ऑक्सीजन का भी। इसकी जगह आपने क्या पुट किया? ये दैट इज 6.25 इंटू 10⁻⁻, अच्छी तरह लिखती हूँ, 6.25 इंटू 10⁻⁻3 लिखा हमने यहाँ पर। ठीक है, ये चाहिए, इसको आप इक्वेट कर लो, 6.25 इंटू 10⁻⁻3। बीच में से हटा दो इसको, है ना। ये क्या ऊपर मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। जो भी आंसर आएगा आपका, दैट विल बी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। और इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, दैट विल बी 3.125 इंटू 10⁻⁻3। इसको सॉल्व करने के बाद आपका ये आंसर आएगा, दैट विल गिव द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है? रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सपोज आप ऐसे कह देते कि ये इसके इक्वल है, तो नहीं, ये कोफिशिएंट है। ये कोफिशिएंट, आप यहाँ पे कोफिशिएंट था ना, ये 2 ऐसे नहीं था, ये 2 ऐसे था ना। हमने क्या किया? डिवाइड में लेकर के गए। अब ये रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन है। क्लियर? इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये नहीं 2022 का क्वेश्चन है, रीसेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। आपको एक रिएक्शन गिवन है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C बताया हुआ है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A बताया हुआ है, रेट ऑफ द रिएक्शन बताना है आपको, और ये बताना है अमाउंट ऑफ B कितना कंज्यूम हुआ होगा 10 सेकेंड के अंदर अंदर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू, किसी में लिख लो, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन लिख लो, इंस्टेंटेनियस लिख लो। सपोज मैं इंस्टेंटेनियस लिख रही हूँ, ठीक है, ओके। माइनस में डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय में टाइम इंटरवल, कोफिशिएंट है, डिवाइड में चला जाएगा, इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय में टाइम इंटरवल इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय में टाइम इंटरवल। रेट ऑफ द रिएक्शन आ गया। अब आपको गिवन क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, एक तो आपको ये गिवन है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, एक आपको ये गिवन है। वैल्यू पुट कर दो फटाफट से, कोई हमें वही नहीं है ना। देखो किसके इक्वल है? सबके इक्वल है, किसी के भी इक्वल पुट कर दो। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, ये किसके? -1/4 dA डिवाइड बाय में dt। पर आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए तो गिवन है, ये तो आपको सारी चीज़ गिवन है। 4 × 10⁻⁻², यहाँ पे आप हटाओ इसको, क्या लिख दो? 4 × 10⁻², 4 से 4 कैंसिल, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया? 10⁻², 10⁻, ये रेट ऑफ द रिएक्शन क्या आ गया? 10⁻²,
मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप इसको इससे ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे भी लिख सकते हो बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन सबके इक्वल है। तो स्टार्टिंग में ये था तो हमने इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया है ना। अगर पूरा सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊं तो दैट विल बी इक्वल टू -4 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाय में 4, दैट विल बी इक्वल टू ये, है ना। माइनस dA/dt तो आपको गिवन ही है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए तो आपको गिवन ही है, तो हमने इसकी जगह क्या पुट कर दिया, ये डिवाइड में 4 था, सॉल्व किया, ये आ गया। तो ये हमने रेट ऑफ द रिएक्शन निकाल लिया। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम्ड इन द इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। बी कहाँ है, ये रहा बी, ये रहा बी। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन आपके पास आया 10⁻⁻² इज इक्वल्स टू, इसके इक्वल पुट करो -3 dB डिवाइड बाय में dt। अब आपको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ बी, कितना अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम हुआ है, कंसंट्रेशन निकालनी है आपको। ठीक है, तो निकालते हैं। देखो यहां से क्या आ जाएगा, -dB/dt किसके इक्वल आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻² के। ये 3 डिवाइड में यहाँ जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये क्या है, लेकिन ये आपका आया है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। दिख तो रहा है ना कैमरे में, हाँ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी आ गया। आपको क्या चाहिए, आपको अमाउंट चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए बी की, कितना कंज्यूम हुआ है। तो आपको एक चीज पता है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी किसके इक्वल है। आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी निकालना हो तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय में टाइम टेकन। अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी आप निकाल चुके हो, किसके इक्वल है, 3 इंटू 10⁻⁻²। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी आपको निकालना ही है, कितना बी कंज्यूम है, टाइम इंटरवल कितना है, 10 सेकेंड में। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ से चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी आ जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के दिखाओगे, मोल पर लीटर उसकी यूनिट हो जाएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन ना तो मोल पर लीटर। ठीक है, देखो इतना तो रेट ऑफ द रिएक्शन हमने कैसे कैलकुलेट किया ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको इतना भी समझ में आ गया होगा कि रेट ऑफ द रिएक्शन हमने जो कैलकुलेट किया था वो पुट किया, ये रेट ऑफ द रिएक्शन इसके भी इक्वल है तो हमने इसको पुट किया, यहाँ से रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी निकाल लिया। आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी आपको। देखो रेट किसके इक्वल होते हैं, मैंने आपको रेट बताया था, रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइड बाय में टाइम इंटरवल, इसी के इक्वल होता है। रेट हमने क्या लिखा है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट डिवाइड बाय में टाइम टेकन, है ना। बस रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस में हम क्या नहीं लगाते हैं, हम कोई भी कोफिशिएंट का यूज नहीं करते, इसलिए यहाँ पे कोफिशिएंट का यूज नहीं किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप यहाँ पे कोफिशिएंट यहाँ -1/3 लिख देते तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाता। तो यही एग्जामिनर को चेक करना था, तो इसलिए हम याद रखेंगे कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस में हम कोफिशिएंट नहीं निकाल, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस निकालते टाइम कोफिशिएंट आपको नहीं लगाना है, क्लियर। तो इसलिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस है ना, यहाँ कोई कोफिशिएंट थोड़ी है, कोफिशिएंट को तो हमने मल्टीप्लाई में ले गया, तो दिस विल बी द रेट ऑफ डिसअपियरेंस, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्लियर, ओके। इसी टाइप से हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इन द सिमिलर मैनर वी आर गोइंग टू स्टडी वन मोर क्वेश्चन। हमें 6th क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं विद दिस क्वेश्चन। ये आपको इक्वेशन गिवन है कोई भी केमिकल रिएक्शन की, इन्होंने कह रखा है इफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीज बाय दिस इन 4 सेकेंड। आपको ये सब निकालना है, स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। पहले तो मेरे को कंफ्यूजन ना हो तो मैं ना यहाँ पर एक इसमें ब्रैकेट में इसके रेट ऑफ द रिएक्शन लिख लेती हूँ। देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, यहीं पे लिख लेते हैं फिर,
यहीं पर लिख लेते हैं ना, रेट ऑफ रिएक्शन ये भी कैलकुलेट करना ही है। माइनस में 1/2 हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय में टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 1/4, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय में टाइम टेकन इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय में टाइम इंटरवल। आई गेस आपको कैमरे में दिख रहा होगा, हमने रेट ऑफ द रिएक्शन लिख लिया। यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर हमने फर्स्ट आंसर अब तक सॉल्व नहीं किया है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, NO2 के बनने की रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है बताइए। मतलब आपको क्या बताना है, ये बताना है आपको। अब बताओ, है ना, फॉर्मेशन अपीयरेंस इनमें कोफिशिएंट तो आते ही नहीं है, ये बताना है आपको। बताओ, इफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेस बाय दिस, मतलब NO2 की, NO2 क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट है ना, तो पहले जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी वो 0 थी, पहले तो 0 ही होगा, कोई प्रोडक्ट बना नहीं होगा। जैसे जैसे टाइम चलता गया तो NO2 की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 1.6 × 10⁻⁻² हो गई। पहले टाइम कितना था, पहले टाइम था 0। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होने लगी टाइम कितना पहुंच गया, 4 सेकंड। अब लिख सकते हो आप, आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। इसके साथ क्या है, कोफिशिएंट है एक, इसके साथ एक कोफिशिएंट है, लेकिन आपको पता है रेट ऑफ अपीयरेंस में, रेट ऑफ फॉर्मेशन में आप कोफिशिएंट नहीं लिखोगे, तो हमने इसको नहीं लिखा। ठीक है, अब देखो आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, ये किसके इक्वल हो जाता है, P2 माइनस में P1 डिवाइड बाय में T2 माइनस में T1, है ना। मैंने आपको समझाया था कि डेल्टा P का क्या मतलब होता है, डेल्टा NO2, सपोज डेल्टा NO2 है, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कंसंट्रेशन ऑफ NO2 एट टाइम T2 माइनस में कंसंट्रेशन ऑफ NO2 एट टाइम T1। T2 पे माइनस में T, मतलब फाइनल माइनस में इनिशियल होता है ना। डेल्टा का क्या मतलब होता है, डेल्टा का मतलब होता है, सिंपल आप ये लिखो, फाइनल माइनस में इनिशियल, यही होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस में इनिशियल। P2 कितना गिवन है आपको, 1.6 × 10⁻⁻², लिख दो यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻²। P1 कितना है, 0, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻²। T2 कितना है, 4 सेकेंड, 4। T1 कितना है, 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। तो यही क्या है, यही आपका आंसर है, दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। बहुत ईजीएस्ट है ये चीज़, समझने वाले को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ईजीएस्ट एंड इम्पॉर्टेंट एट द सेम टाइम। आपको क्या निकालना था, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 निकालना है, आपको ये निकालना है, कोफिशिएंट नहीं लगाओगे, मैंने नोट में स्पेशली ये मेंशन की है चीज़, इज इक्वल्स टू, आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, फाइनल माइनस में इनिशियल, बस मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया इसके, फाइनल माइनस में इनिशियल। ये डी और डेल्टा में आपको डिफरेंस पता है, ये बहुत टाइम 0 पर है, इक्वल टू टाइम 0 पर है, ये थोड़ा सा एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो P2 माइनस P1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, ये आ गया आपको समझ में। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन अब आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो आपको, आपके पास ना ये, आपको ये पता है, ये पता है आपको, क्या पता है, इसको अब रब करना पड़ेगा मेरे को ऊपर वाली चीज़ को। हो गई रब, ठीक है। रेट, अब इसके लिए क्या है, देखो हमें ये चीज़ पता है, 1/4 NO2 डिवाइड बाय में dt इज इक्वल्स टू, अब आपको निकालना क्या, आपको तो ये निकालना रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू आपने अभी अभी निकाल ली है, क्या है 1.6 × 10⁻⁻² डिवाइड बाय 4, बस इसको सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये भी देख लो, इसको रब कर दो, इसको रब कर दो, ये है एक इक्वेशन, आप इन दोनों को कंसीडर कर लो, अब आप इन दोनों को कंसीडर, 1/2 d N2O5 डिवाइड बाय में dt इज इक्वल्स टू बाय 4
आपको निकालना क्या है, आपको निकालना तो ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। ये कोफिशिएंट तो आएगा नहीं, इसको डिवाइड में यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू आपने निकाली है फर्स्ट आंसर में 1.6 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 4। सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वो आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, बहुत इजी है। किसी के भी इक्वल पुट कर दो। मेरे को इसका आंसर पता नहीं क्योंकि हमने कैलकुलेट नहीं किया, मैं इसको रब कर दे रही हूँ। इसका भी आंसर कैलकुलेट नहीं किया था, रब कर देती हूँ। ये किसके इक्वल है, 1/4 DNO2 डिवाइड बाय में dt। किसी के भी इक्वल पुट कर सकते हो आप। इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 1.6 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 4। पुट कर लो, जो भी आंसर आएगा वो रेट ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा। तो समझ में आया आपको कैसे सॉल्व करना है। देखो ज़्यादा मुश्किल कुछ इसके अंदर है नहीं, अगर आप स्टेप वाइज अपने आंसर को सॉल्व करते रहोगे। पहले रेट ऑफ द रिएक्शन निकाल लो, ठीक है, और कुछ चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, जैसे रेट ऑफ डिसअपियरेंस, अपीयरेंस में कोफिशिएंट नहीं लिखने हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। बस आप डायरेक्ट अपना आंसर निकाल सकते हो। ओके, तो अब ये और देख लेते हैं। सबसे 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन अब हम ट्राई करेंगे। देखो, एक आपको रेट ऑफ द रिएक्शन लिख के गिवन है, आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। देखो, सबसे पहले ये यहाँ पे प्लस का साइन है, मतलब ये क्या होगा, प्रोडक्ट ही होगा, मैंने ये लिख दिया। कोफिशिएंट से डिवाइड है, मतलब इसके साथ में यहाँ पर 2 होगा। प्लस का साइन है, मतलब यहाँ पे ये प्रोडक्ट में ही होगा। कोफिशिएंट से डिवाइड है, मतलब यहाँ ये 3 होगा। माइनस का साइन है, मतलब ये रिएक्टेंट में होगा। कोफिशिएंट से डिवाइडेड है, मतलब ये होगा। माइनस का साइन है, मतलब कि रिएक्टेंट में होगा। कोफिशिएंट कुछ है नहीं, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, रिएक्शन। बहुत सिंपल सी थी ये, तो बहुत सिंपलेस्ट तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है ना। ये नोट है, प्लीज़ 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 इसको मत भूलना। ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि रेट ऑफ द रिएक्शन में आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हो, और रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालते टाइम आप कोफिशिएंट को इन्वॉल्व नहीं करते हो, ठीक है। इसी बेसिस पे अब हम 8th क्वेश्चन जो है वो ट्राई करते हैं, और बस अब इस लेक्चर को एंड करने का टाइम आ ही गया है। इतनी सारी चीज़ें हमने सीखी, इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने सब कुछ कवर करवा दिया। चलो 8th क्वेश्चन करते हैं। A + B इज गिविंग यू प्रोडक्ट, आपको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B निकालना है। उसके लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा रेट ऑफ द रिएक्शन। वो क्या होगा, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाई dt इज इक्वल्स टू माइनस dB बाई dt इज इक्वल्स टू डी ऑफ प्रोडक्ट। ऐसे लिखा हुआ है, हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख लेते हैं, हमें क्या है, ठीक है। ओके, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ अपीयरेंस, एक्चुअली यहाँ पर डिसअपीयरेंस लिखना था और गलती से मैंने अपीयरेंस लिख दिया, क्योंकि बी तो डिसअपीयर ही हो रहा है ना, रिएक्टेंट है तो डिसअपीयर हो रहा है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखना था, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी बताना है। अब आपको मतलब आपको क्या बताना है, माइनस डी बी बाई में डी टी बताना है। कैसे बताओगे, इस ग्राफ से हम कैसे बता पाएंगे, जल्दी से बताओ। मैंने आपको एक बात कही थी, जब भी आपको इस टाइप से कुछ निकालना हो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन, तो वो किसके इक्वल होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल होता है ना। वो बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, तो मेनली, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल होता है। अब ये क्या है, ये आपका लाइन गिवन है, आपको स्लोप निकालना है टेंजेंट का। अब आप कैसे निकालोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू स्लोप, मतलब कि क्या, टेंजेंट थीटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब टेंजेंट थीटा निकाल दो। अब क्या टेंजेंट थीटा की जगह आप 45 डिग्री रखोगे, बिल्कुल नहीं रखना। क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ का बच्चा देखो, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। 180 माइनस में 45, दैट विल बी इक्वल टू 135। तो ये बचा हुआ कितना है, 135। तो टेंजेंट ये क्या हो जाएगा, 135 डिग्री। तो जो भी आपका टेंजेंट को सॉल्व करके आंसर आएगा, दैट विल गिव यू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। तो इस ग्राफ में मेरे को आपको यही बताना था
कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी निकालना था, पहले आपने क्या लिख लिया, रेट ऑफ रिएक्शन की पूरी आपने इक्वेशन लिख दी। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी निकालना मतलब आपको ये निकालना है, आपने ये रखा। अब आपके पास वैल्यूज तो है नहीं, ग्राफ आपको गिवन है, कैसे निकालोगे? आपको पता है d/dt की फॉर्म में है, मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस मैंने आपको लिखवाया था, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप मतलब टेंजेंट थीटा। थीटा आप 45 डिग्री नहीं लिखोगे, क्यों? क्योंकि थीटा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन वाला थीटा आपको चाहिए, है ना। तो ये कितना बच गया, पूरा 180 डिग्री का था तो 135 डिग्री, तो टेंजेंट 135 डिग्री जो भी होगा वो आपका सॉल्व करके जो भी आपका आएगा यहाँ पर वो आपका हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। सपोज ये ग्राफ कुछ ऐसा होता, ये ग्राफ कुछ ऐसा होता तो कौन से वाला थीटा कंसीडर करते? जैसे सपोज मैं ग्राफ ही ड्रॉ कर देती हूँ, कुछ इस टाइप का ग्राफ होता, ठीक है। यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते तो ये वाला जो थीटा आता ना वो यूज़ करते, आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन वाला थीटा आपको यूज़ करना होता है। बस अब एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं और फिर इस टॉपिक को, इस लेक्चर को एंड करते हैं। आई होप आपको अब तक अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ गया है। वैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन करने के लिए हमें और पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर के बारे में, जो कि हम आगे वाली आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन लेकिन हम इस बेसिस पर सॉल्व कर सकते हैं जो भी हमने पढ़ा है। ये आपको टाइम गिवन है सेकेंड्स में, ईस्टर की कंसंट्रेशन गिवन है मोलर मतलब मोल पर लीटर में, आपको एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना है। यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दैट विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, देखते हैं किसके इक्वल होगा। देखो ये आपको रिएक्टेंट गिवन है, ठीक है, दीज आर द रिएक्टेंट से, तो माइनस लगाएंगे सबसे पहले, क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, बस ऐसे याद रखा करो, डिवाइड बाय T2 माइनस में T1, ऐसे ही होएगा। फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, T2 क्या है, T1 क्या था, बाहर क्या था, जो भी आंसर आएगा वो आपका एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा, एक डाउट है मुझे, आपसे डाउट पूछना है, वो देखो, अगर सपोज मैं आपको ये ना बताती ये रिएक्टेंट्स नहीं है, अब आप माइनस का साइन नहीं लगाते हैं क्योंकि रिएक्टेंट होते हैं ना। अब इसको सॉल्व करके देखना एक बार क्या आंसर आएगा। अगर आप यहाँ पे रिएक्टेंट में आपको बोलती कि रिएक्टेंट नहीं है ये, तो आप माइनस का साइन नहीं लगाते, सॉल्व करते, इसका आंसर है -0.004 समथिंग आता। तो क्या ये आंसर ठीक था? ये आंसर बिल्कुल गलत होता। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप जब भी रेट ऑफ द रिएक्शन निकालोगे ना, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कुछ बताया भी ना होता और अगर आप ये आंसर निकाल देते, तो आपको खुद से पता होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट होगा, ये माइनस होगा यहाँ पर, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जो आपका आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये था मेरा पूरा का पूरा जो टॉपिक मैंने कराया, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन, PYQs हमने सॉल्व किए, इस टॉपिक के बारे में सब कुछ कवर कर लिया, डोंट वरी। इसी तरीके से हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को कंप्लीट करते हुए बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।